हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आई एम श्योर आप सबने अपने बचपन में अपने स्कूल की लैब्स में या फिर अपने घर पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए होंगे, चाहे वो लावा लैंप बनाना हो या फिर कॉपर वायर का यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स चलाने का ट्राई करना हो। और ज़रा सोचिए कि ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते करते फ़न के लिए आपसे टाइम मशीन बन जाए और आप उसमें ट्रैवल करके 50 ईयर्स पास्ट में पहुंच जाओ जहां पर आपकी डेड बॉडी मिले। ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल केस है माइक मार्कम का, जो कि अमेरिका के स्टेट मिजूरी का रहने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्टोरी शुरू होती है ईयर 1995 से, जब माइक 21 साल का था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब साइंस में बहुत ज्यादा डेडिकेशन रखने की वजह से माइक को एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक था। उसके घर पर जगह जगह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पड़े रहते थे। काफी टाइम तक जॉब सर्च करने के बाद माइक को कोई ढंग की जॉब नहीं मिलती, तो वो घर पर ही एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करता रहता है, ये सोचकर कि क्या पता कोई नई इन्वेंशन ही हो जाए और पूरी दुनिया उसके इन्वेंशन से हैरान रह जाए। आई नो माइक अब आपको थोड़ा साइको साउंड कर रहा होगा, बट माइक बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट था एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसके पास फंड्स नहीं थे कि वो इतने बड़े लेवल पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। तो साल 1995 में माइक अपने घर पर जेकब्स लैडर नाम के एक डिवाइस पर काम कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेकब्स लैडर क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन। बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में जेकब एक कैरेक्टर का नाम है जो कि सपने में ऐसी सीढ़ी देखता है जो हेवन तक यानी कि स्वर्ग तक जाती है, और इसे ही जेकब्स लैडर बोलते हैं। ये डिवाइस हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करके एक ट्रैवलिंग आर्क क्रिएट करता है। चलिए थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। बेसिकली दो कंडक्टिंग वायर्स को वी शेप में अगर लगा दिया जाए और उन्हें एक ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दें जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर भागने के चक्कर में एक वायर से दूसरी वायर में ऐसे और इतनी तेजी से जंप करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का एक आर्क नजर आता है जो आसपास की एयर को और भी आयोनाइज्ड कर देता है। काफी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है जो इस आयोनाइज्ड एयर को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। जब आप इसे देखोगे तो आपको लगेगा ये हाई वोल्टेज आर्क स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा है, तभी इसीलिए इसे जेकब्स लैडर बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आर्क वायर्स में लोएस्ट रेजिस्टेंस वाली जगह से शुरू होकर हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाली डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इस डिवाइस पर काम करते हुए माइक का ध्यान आयोनाइज्ड एयर पर गया जो हीट होने की वजह से ऊपर उठ रही थी, और उसे एक कॉन्टिन्यूअस आर्क चाहिए था। तो इसी प्रोसेस के दौरान उसे एक हीट मार्क दिखता है जो सर्कुलर शेप का था, और उस सर्कल को देखकर माइक इतना खो गया कि वो उस सर्कुलर हीट मार्क वाली जगह पर एक मेटल का स्क्रू रख देता है और एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर देता है। अब शॉकिंग बात ये है कि माइक मार्कम के अकॉर्डिंग वो स्क्रू कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो जाता है और अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ फीट दूर मिलता है। तो उस स्क्रू ने कुछ सेकंड्स के लिए टाइम ट्रेवल किया था। अब माइक हैरान रह जाता है एंड इसी एक्सपेरिमेंट से उसे दिमाग में एक टाइम मशीन बनाने का आइडिया आता है। टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाकर लॉटरी का नंबर जीतना और फिर उस पैसे से अपने एक्सपेरिमेंट्स फंड करना, वो हमेशा यही सोचता रहता है। बट एक प्रॉब्लम थी जो माइक को कॉन्स्टेंटली परेशान कर रही थी, वो थी कॉम्पैक्ट डिस्क लेजर का बार बार जल जाना, और उसे बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत थी क्योंकि उसका करंट सेटअप बहुत ही छोटा था एंड आई एम श्योर वो माइक को टाइम ट्रेवल नहीं करा सकता था। माइक ट्रांसफॉर्मर्स खरीदने की सोचता तो है, बट ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक दिन माइक की नजर पास के ही सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन पर पड़ी। वहां उसने 6 ट्रांसफॉर्मर्स देखे, तो माइक ने उन्हीं ट्रांसफॉर्मर्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने का सोचा। माइक ने वो ट्रांसफॉर्मर्स किसी तरह चुरा लिए और अंडरग्राउंड वायरिंग से फ्री इलेक्ट्रिसिटी का भी जुगाड़ कर लिया। लेकिन माइक का ये आइडिया डिजास्टर में बदल गया। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे एरिया में ब्लैकआउट हो जाता है। इसी के कुछ टाइम के बाद 29 जनवरी 1995 को माइक को अरेस्ट कर लिया गया। माइक ने जज के सामने कबूल किया कि उसने ही ट्रांसफॉर्मर्स चुराए थे और कुछ महीने जेल में बिताए। बट अच्छा ये हुआ कि इस कारनामे के बाद माइक अपने आस
आसपास के एरिया में काफी फेमस हो चुका था। जब फाइनली माइक जेल से रिहा हुआ तो कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो के होस्ट आर्थर विलियम बेल ने माइक को अपने शो पर इनवाइट किया। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया है ये सब माइक ने ही उसी शो में सबको बताया था एंड एक्सेप्ट भी किया था कि वो टाइम मशीन बनाने का ट्राई कर रहा है। जेल जाने के बाद भी माइक के दिमाग में बस टाइम मशीन ही घूम रही थी। उसने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने की बात भी की। माइक ने बोला कि अब ये सब वो लीगली करेगा और पैसे ना होने की वजह से ही उसने चोरी की थी। माइक को अगले 3 दिन तक लगातार कॉल्स आते रहे और लोग उससे मिलना चाहते थे और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस भी थे उसके इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। इन्हीं सब के बीच माइक को काफी फंडिंग भी मिली और कुछ लोगों ने तो स्पेयर पार्ट्स भी ला कर दिए। लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद माइक अपना एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करता है, बट पहले उसका आइडिया कुछ किलोवाट्स से चलने वाली टाइम मशीन बनाने का था, पर अब ये नंबर बढ़कर 3 मेगावाट्स हो गया था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और 1996 में आर्थर विलियम बेल ने माइक मार्कम को अपने शो में फिर से बुलाया और टाइम मशीन की प्रोग्रेस के बारे में भी पूछा। माइक बोलता है कि बस 30 दिन में ही वो ये टाइम मशीन बना लेगा और ये इतनी बड़ी है कि एक इंसान उसमें आराम से ट्रैवल कर सकता है और ट्रैवल करने वाला वो फर्स्ट पर्सन आपको पता ही है खुद माइक ही था। अगर एक सेकंड के लिए माइक की थ्योरी मान ली जाए तो उसने टाइम मशीन बनाने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और कुछ एनिमल्स जैसे हैमस्टर्स और गिनी पिग्स भी उस एक्सपेरिमेंट में इंक्लूडेड थे। अप्रॉक्स 200 ऑब्जेक्ट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और हर बार ऑब्जेक्ट गायब हो जाता और फिर अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ दूर अपीयर होता। माइक तो यहाँ तक भी बोलता था कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है, जिसमें वो फ्यूचर में 2 साल 2 महीने आगे चला गया था और अपने घर से करीब 800 मीटर दूर वापस आ गया। माइक ने ऑडियंस को अपने घर का एड्रेस भी बताया ताकि जब वो टाइम ट्रैवल करके वापस आए और लॉटरी जीत जाए तो लोगों को उसका पैसा और अमीरी देखकर यकीन हो सके कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। माइक ने बोला था कि वो टाइम ट्रैवल के वक्त अपना फोन भी लेकर जाएगा। एंड फाइनली 1997 में माइक ने अनाउंस किया कि वो टाइम ट्रैवल करने जा रहा है और एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। 27 साल बीत जाने के बाद भी आज तक माइक मार्कम का कोई क्लू या सुराग नहीं मिला है और ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गई। बट वेट, असली मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। माइक के डिसअपीयर होते ही बेल के रेडियो शो पर काफ़ी लोगों की कॉल्स आते हैं जो अमेरिका में एक पुराने क्राइम केस की बात करते हैं। तो हुआ ये था कि 1930 में कैलिफोर्निया के बीच पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी का हुलिया काफ़ी हद तक माइक मार्कम से मिलता था। वो डेड बॉडी पुलिस को एक मेटालिक ट्यूब के अंदर मिली और उसी डेड बॉडी के पास एक अजीब सा डिवाइस भी मिला था जिसका डिस्क्रिप्शन आज के मोबाइल फोन से मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या माइक मार्कम ने सच में टाइम ट्रैवल किया था, और अगर हाँ तो फिर उसकी डेड बॉडी फ्यूचर में जाने की बजाय पास्ट में कैसे मिली। एक रीसेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो फ्यूचर में जाने की बजाय पास्ट में इसलिए चला गया क्योंकि वो टाइम लूप में फंस गया था। साइंस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे ह्यूमन माइंड की सोच और कल्पना से परे हैं और हो सकता है माइक मार्कम ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया हो और टाइम मशीन की खोज तक पहुंच गया, बट सैडली वो बच नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि ये माइक मार्कम की स्टोरी रियल है या फिर माइक मार्कम के दिमाग की कोई इमेजिनरी कहानी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।